स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं टॉपिक वाइज टॉपिक सारा तरह का आपको इसमें एमसीक्यू बताने वाला हूँ, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। यानी कि अगर आज के वीडियो अगर आप टोटल देख लेते हैं ना, बिना स्किप किए हुए, तो यकीन मानिए कि फेडरल सिस्टम जो है, हमारा फेडरलिज्म चैप्टर जो है सिविक्स का 10th क्लास का सेकंड चैप्टर, इससे आपको कहीं भी किसी भी तरह का डाउट नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी बढ़िया से समझा करके किया हूँ काम। और आशा करते हैं कि आप देखेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा इससे मिलेगा। तो मैं देरी नहीं करता हूँ और चलता हूँ आपको दिखाने के लिए। चूँकि आप एक साइड में देख रहे होंगे कि मैंने बुक निकाला हुआ है। सबसे पहले मैंने बुक निकाल कर के उसमें मार्किंग किया था कि कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट इसमें बनेगा एमसीक्यू। जैसे कि आप देख रहे हैं कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म जो टॉपिक है, उसमें मैंने कई जगह पर मार्किंग किया हुआ है और उस पर मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और आपको मैं एक-एक करके आंसर देता चलता हूँ, बताता चलता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज़ की चेंजेस टेक प्लेस इन बेल्जियम्स कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इसका आंसर हो जाएगा पावर रिड्यूसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। यानी कहने का मतलब यह है कि क्या मुख्य चेंजेज किए गए थे बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसका आंसर हो जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर रिड्यूस किया गया था और वो पावर काट करके लोकल गवर्नमेंट को दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डिड चेंजेस टेक प्लेस। ये चेंजेज कब हुआ था। तो ये चेंजेज 1993 में हुआ था। सेकेंड वाला जो मार्किंग है लेफ्ट साइड में, वो आप देख सकते हैं, वहाँ पर डेट लिखा हुआ है 1993 है। तो ये जो पावर कट करके दिया गया था वो कब दिया गया था। तो 1993 में सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर काट करके स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डिड बेल्जियम शिफ्ट फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल सिस्टम, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट। यानी कि कब बेल्जियम जो है ना, पहले बेल्जियम यूनिटरी गवर्नमेंट था बेल्जियम में, यानी कि एक ही जगह से टोटल शासन का काम होता था। तो कब ये फेडरल सिस्टम बना, यानी कि फेडरल सिस्टम का गवर्नमेंट बेल्जियम में लागू कब हुआ। तो इसका भी आंसर हो जाएगा वही 1993। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, हाउ इज पावर डिवाइडेड इन फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट। पावर कैसे डिवाइड होता है फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट में। तो इसका जो है सिंपल सा आंसर हो जाता है कि पावर फेडरल सिस्टम में जो उनके अलग अलग लेवल्स के गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि मान लो कि यूनियन गवर्नमेंट हो गया और स्टेट गवर्नमेंट हो गया, तो उसके बीच में पावर डिवाइडेड होता है। ये राइट साइड का जो 1 2 3 4 और एक छोटा सा 5 लाइन मैंने कवर किया हुआ है, वो आप देख सकते हो यहाँ पर। ये आपको आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन आपको है, विच गवर्नमेंट डज लुक आफ्टर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी सरकार जो होती है ना, रोज रोज के काम धंधे को, रोज रोज के प्रशासन के काम को देखती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखने का काम करती है, यानी कि रोज़मर्रा का जो काम है डे टू डे का, उसको देखने का काम किसका है। तो ये है स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट लोकल हो गया, क्योंकि छोटे जो कंट्री होते हैं वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट होता है। उसके नीचे का जो हम लोगों के जैसे इंडिया में है, लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज हो गया गांव में, और शहर में हो जाता है म्यूनसिपाल्टी वगैरह। तो वो छोटे छोटे जो कंट्री है वहाँ पर नहीं होते हैं। ठीक है। उसके बाद में है 6 नंबर क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट इज़ नॉट आंसरेबल टू द यूनियन गवर्नमेंट। कौन सी सरकार जो है यूनियन गवर्नमेंट का आंसरेबल नहीं, यानी कि जवाबदेही नहीं है। तो उसके लिए आपको हो गया यहाँ पर कि स्टेट गवर्नमेंट जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाबदेही नहीं होता, यानी कि उसको भी अपना इंडिपेंडेंट पावर मिला रहता है काम करने के लिए। सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट वो नहीं है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट यानी सहायक नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अब आते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन में, हाउ मैनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट शुड हैव इन फेडरल सिस्टम मिनिमम। मिनिमम एक फेडरल कंट्री होने के लिए कितने लेवल पर गवर्नमेंट होने चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 नंबर से लिए हुए हैं जो फीचर्स होते हैं फेडरल सिस्टम के उसके। तो 1 नंबर में आपको मिला है आंसर, जिस पर सीधा टिक मार्क हमने ये कर दिया है, ये वाला। ये है
दो या दो से ज़्यादा लेवल हो सकते हैं, दो से कम लेवल नहीं होना चाहिए, यानी कि कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो होने ही चाहिए। ठीक है। 8 नंबर में मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया है, लेकिन इसका क्वेश्चन आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हो। डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि ऑन विच सिटीजन्स यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और बोथ गवर्नमेंट गवर्न। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो उसका आंसर हो जाएगा, ये सेकंड नंबर का जो फीचर है इससे है कि सेम सिटीजन पर अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट जो है ना शासन करते हैं। वही लिखा हुआ है 8 नंबर में, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। कहने का मतलब यूनियन गवर्नमेंट भी उसी सिटीजन पर अपना ऑटोनॉमी, अपना राइट से अपना लॉ लगाते हैं, जिस पर स्टेट गवर्नमेंट लगाते हैं। ओहो, यहाँ थोड़ा सा नंबर में गलती हो गया है, 8 के बाद में फिर 8 ही डाला गया है, कोई बात नहीं है, आप 8 ही पढ़ लो। फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज्ड यूनिलेटरली। इसका मतलब ये है कि किसी भी एक तरह के गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी एक गवर्नमेंट अगर चाहेगी ना प्रोविजनल फंडामेंटल प्रोविजंस, जैसे कि जो सिटीजन्स राइट्स वगैरह मिले रहते हैं उसको चेंज करने के लिए, तो अकेले वो नहीं कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और ये आपको यहाँ पर 4 नंबर जो दिया हुआ है उससे मतलब मैंने लिया हुआ है। तो इसके लिए क्वेश्चन आप खुद से चाहे जैसा भी बना सकते हैं, कह सकते हैं इसमें कि हु कैन चेंज। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि हु कैन चेंज फंडामेंटल प्रोविजंस। तो आप यहाँ पर आंसर मतलब कि हो जाएगा बोथ गवर्नमेंट कैन चेंज। ठीक है ना, यानी कि दोनों एक साथ मिलेंगे तभी हो सकता है, यूनिलेटरली नहीं हो सकता है। चलिए 9 नंबर में चलते हैं। कोर्ट हैज़ पावर टू इंटरप्रेट एनी डिस्प्यूट, यानी कि इसका क्वेश्चन अब बना सकते हैं कि हु कैन इंटरप्रेट एनी डिस्प्यूट्स, यानी कि कौन जो है कि मसले को, कोई अगर बात विवाद होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, तो कौन सुलझाएगा, तो वो सुलझाएगा कोर्ट। कौन सुलझाएगा? कोर्ट सुलझाएगा। यहाँ पर ये बुक से आपको आंसर मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम चलते हैं आगे क्वेश्चन में, तो 10 नंबर में है कि ऑब्जेक्टिव्स आर टू सेफ गार्ड, यानी कि इसमें क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स आर टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री। यहाँ हो जाएगा इसका मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अच्छा, 11 नंबर में है कि क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डज गुड, व्हाट इज़ द आइडल ऑफ अ गुड फेडरल सिस्टम। ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, या एस्पेक्ट्स भी बना सकते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा कि अ गुड फेडरल सिस्टम हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। यानी कि अगर कहीं पे फेडरल सिस्टम बढ़िया से काम अगर कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट तो होना चाहिए, एक दूसरे के साथ में रहने का विश्वास तो जरूर ही बनना चाहिए। ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ये मतलब कि एक आइडल फेडरल सिस्टम का क्या होना चाहिए मेन ऑब्जेक्टिव्स। चलिए 12 नंबर में है, इसमें आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि कमिंग टुगेदर से रिलेटेड है, पर ये क्वेश्चन बहुत कम ही पूछता है कि व्हाट इज़ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। लेकिन इसमें से जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ये पूछता है कि हाउ पावर्स आर डिवाइडेड इन कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। तो उसमें आंसर हो जाएगा इन कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म ऑल स्टेट्स हैव सेम ऑटोनॉमी, यानी कि जितने भी तरह के स्टेट्स मिल करके एक फेडरलिज्म बनाएंगे, अपने आप आ करके एक बिगर यूनिट बनाते हैं अपनी सेफ गार्ड के लिए, उसको हम लोग कमिंग टुगेदर कहते हैं। तो उसमें सारे स्टेट को ना एक बराबर का पावर मिलता है। ठीक है। ये आ जाता है आपका क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल में कहता है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फेडरल सिस्टम, या फिर 3 एग्जाम्पल्स, तो आपके बुक में ही दे दिया है, मिनिमम 3 एग्जाम्पल्स तो दे ही दिया है, और वो है यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ये है 3 एग्जाम्पल जो कि फेडरल सिस्टम का एग्जाम्पल है। ओके। अब आते हैं होल्डिंग टुगेदर के बारे में। होल्डिंग टुगेदर स्टेट्स
कम ऑन डिफरेंट कंडीशंस, यानी कि होल्डिंग टुगेदर में क्या कंडीशन होता है, कैसे होल्डिंग टुगेदर बनता है, उसके लिए ये है। तो कह सकते हैं कि हाउ इज पावर डिवाइडेड इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में अलग अलग कंडीशन के आधार पर स्टेट्स जो है कि मिलते हैं, यानी उनको होल्ड करके रखा जाता है अलग अलग कंडीशन के आधार पर, इसीलिए इसको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन भी कहते हैं। और इसमें सभी स्टेट्स का पावर एक बराबर नहीं होता है, सभी का अलग अलग ऑटोनॉमी मिलता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर हो सकता है, व्हाट इज़ द एग्जांपल्स ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, या फिर गिव 2 एग्जांपल्स और 3 एग्जांपल्स ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो आप इसमें आंसर दे सकते हैं बेल्जियम, इंडिया, स्पेन, ये जो है ना बढ़िया एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए 15th नंबर में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन। अगर क्वेश्चन करेगा कि इज इंडिया अ फेडरल कंट्री, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज में हो जाइएगा। देखिए, इंडिया फेडरल सिस्टम वर्क तो करता है फेडरल सिस्टम के आधार पर। चूँकि आप पढ़े हुए हैं तो 7 फीचर्स जो दिए हुए हैं यहाँ पर बगल में बुक में, तो वो 7 फीचर्स तो ज़रूर इंडिया पर लागू होते हैं, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये यहाँ पर आपको मिलेगा। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ठीक है। तो आप इसमें अगर लिखता है, इसीलिए मैंने लिख दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिस्क्राइब दैट इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, ठीक है ना। इन कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिस्क्राइब करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है दैट इंडिया इज़ एन यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि हमको अगर पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, तो हम सीधे बात बता देंगे। क्या बताएंगे कि इंडिया एक फेडरल कंट्री नहीं है। कौन सी गवर्नमेंट है, तो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर में है, एग्जाम्पल्स ऑफ यूनियन लिस्ट आर फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। अब ये देखिए, ये एक चीज़ मैंने आपको बताया, यहाँ से यूनियन लिस्ट से ये क्वेश्चन बना है। यूनियन लिस्ट का आपको एग्जाम्पल पूछेगा कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में जनरली आ जाते हैं ये फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी, यानी कि वैसे वैसे चीज़, वैसे वैसे डिसीजंस, वैसे वैसे सब्जेक्ट्स जिससे पूरा देश प्रभावित होता है, वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। अब अगला क्वेश्चन, चूँकि ये बुक में नहीं है लेकिन ये पूछता है, इसलिए मैंने इस पर डाल दिया है। 17 नंबर में पूछ सकता है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर ऑफ यूनियन लिस्ट, चाहे इन यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 97, ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का। उसी तरीके से 18 नंबर में पूछेगा, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट के लिए आप एग्जांपल यहाँ से दे देंगे, और वो हो जाएगा एग्जांपल में कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, पुलिस, ये सब आ जाता है। जो यानी कि एक स्टेट से रिलेटेड जो भी मैटर होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी डिसीजन लेना होगा, वो स्टेट लिस्ट में आ जाता है। और टोटल स्टेट लिस्ट पूछेगा कि कितना है, हाउ मेनी स्टेट्स लिस्ट आर देयर, तो आप बोलेंगे 66। यूनियन लिस्ट का 97 है, लेकिन अगर नेट पर आप जाएंगे, ढूंढेंगे, तो अभी अभी का ताज़ा तरीन में जो आपको आंकड़ा मिलेगा वो 100 का मिलेगा, ठीक है। बट आपके बुक में, चाहे अदर कहीं भी अगर आप पढ़ेंगे ना बुक में, तो 97 ही होगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। आप 100 ना लिखेंगे, 97 ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है एक करेंट लिस्ट होता है, कॉन्करेंट लिस्ट। एक मिनट, थोड़ा सा और बिगर कर देते हैं ताकि आपको सुविधा हो जाएगा। हाँ, तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या हो जाता है, वो सब्जेक्ट्स जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है कि दोनों के अंडर में जो लिस्ट आता है ना, जो काम दोनों कर सकते हैं, उसको कॉन्करेंट लिस्ट हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको एग्जांपल्स पूछेगा कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। 20 नंबर में हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरेज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। कॉमा नहीं दिए हैं हम, चूँकि लिखे हैं बोल करके, ठीक है ना। तो ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर बच्चे लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, वो है रेजिड्यूरी लिस्ट, ठीक है। व्हाट इज़ रेजिड्यूरी लिस्ट? तो आप ये समझ लीजिए ना कि जिस समय हमने यहाँ जो क्वेश्चन लिखा है, इसमें रेजिड्यूरी में वाई होना चाहिए, आई लिखा गया है। चलिए आप इसके लिए थोड़ा देख लीजिएगा, इतना इतना लिखना पड़ता है तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो ही जाता है कभी ना कभी।
तो खैर मैं बता रहा था कि रेजिड्यूरी लिस्ट क्या है। तो इंडिया जब आज़ाद हुआ था ना, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो कि उस समय उतने इम्पोर्टेंस नहीं थे, तो वो ना तो यूनियन लिस्ट में डाला गया, यानी कि यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं डाला गया। और बाद में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, तो उसके लिए देखा गया कि ये चूँकि पूरे देश से रिलेटेड है ये सब्जेक्ट, तो उसको यूनियन लिस्ट में डाल दिया गया, यानी कि अलग लिस्ट बना दिया गया, रेजिड्यूरी लिस्ट। रेजिड्यूरी का मतलब ही होता है, रेजिड्यू का मतलब होता है बचा-खुचा, तो उसके लिए रेजिड्यूरी लिस्ट बना दिया गया और उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार दे दिया गया, ठीक है? उसमें आ जाता है वही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह, चूँकि अब इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता है, ठीक है? उसी के लिए 22 नंबर में हमने लिख दिया है, रेजिड्यूरी लिस्ट कम्स अंडर यूनियन गवर्नमेंट। इसका क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि इन विच लिस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम्स, ठीक है ना? आप इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन में। भाई बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में अगर आए तब भी तो आप मुझे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, स्पेशली कोई क्वेश्चन वगैरह अगर नहीं समझ में अगर आ रहा हो, चाहे कहीं पर कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा हो, तो उस समय के लिए, ठीक है? अब आते हैं हम 23 नंबर में। असम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश एन्जॉय ए स्पेशल पावर। देखिए, मैंने ये जो है आपको कैसे बनाया है, यहाँ से मैंने बनाया है, ठीक है? तो इसके लिए मैंने पहले ही बताया है कि इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है और ये कंडीशन के आधार पर बहुत सारे स्टेट्स को होल्ड करके रखा है। तो उनको, जो कि होल्ड करके जिनको रखा है, उनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, स्पेशल पावर मिला हुआ है, ठीक है ना? तो इसीलिए कौन-कौन से वो स्टेट है, वो भी एग्ज़ाम्पल में अगर पूछेगा तो आप लिख सकते हैं असम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी को स्पेशल पावर मिला हुआ है, ठीक है? अब आते हैं आर्टिकल 371 पर। ये है 24 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि अबव स्टेट्स हैव अ पावर ऑफ आर्टिकल्स 371। अब इससे कई तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। विच कंट्री हैज़ ए स्पेशल पावर ऑफ आर्टिकल 371, या फिर व्हाट इज़ इन आर्टिकल 371। तो उसके लिए आंसर मतलब नीचे आ जाएगा, लेकिन आप आंसर दे सकते हैं ऊपर का जो स्टेट्स का नाम दिया है वो, कि वहाँ पर 371 का धारा लगा हुआ है, ठीक है? 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं इसमें कि व्हाट इज़ द प्रोविजंस इन 371 आर्टिकल। तो उसमें जो है आंसर हो जाएगा कि इंडिजिनियस पीपुल का जो राइट है ना, वो ख़त्म ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये 371 का जो आर्टिकल है वो है इंडिजिनियस पीपुल के लिए। यानी कहने का मतलब, जैसे कि मान लो कि पहले था कि आप जम्मू कश्मीर वगैरह में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे अगर बाहर के हो जम्मू कश्मीर के, तो इसलिए क्योंकि वहाँ के लोगों को ये सेफ गार्ड मिला हुआ था कि बाहरी लोग अगर आकर के वहाँ के लोगों का ज़मीन खरीदेंगे, तो हो सकता है कि वहाँ के लोग जो है कि ड्राइव आउट कर दिए जाएँ और टोटल बाहरी लोग वहाँ जा कर के बस जाएँ, तो उनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी, उनकी अपनी पहचान ख़त्म हो जाएगी, है ना? तो इसीलिए 371 का स्पेशल पावर ऐसे-ऐसे स्टेट्स को मिला हुआ था। फिर 26 नंबर में हमारा क्वेश्चन है चंडीगढ़, लक्षद्वीप और लिखा गया है एंड सिटी दिल्ली आर टू स्मॉल टू बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट। देखिए, बहुत सारा ऐसा स्टेट है जो कि इंडिपेंडेंटली उसको स्टेट नहीं बनाया जा सकता है। ये मैंने आपको लिया है ऊपर से होगा कहीं, हाँ, यहाँ पर है। तो ये जो है ना आपको इंडिपेंडेंट इतने छोटे होते हैं कि मतलब इनको स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, तो इसलिए इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा जाता है और इसलिए ये यूनियन स्टेट होते हैं, ठीक है? तो अगर आपसे पूछेगा कि विच इज़ द यूनियन स्टेट्स, आप गिव एग्जांपल, सम एग्जांपल्स, या फिर उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको पूछेगा, तो आप जो भी ऑप्शन देखेंगे उसमें चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, ये सब अगर देखेंगे तो आप सीधा उस पर यूनियन स्टेट का मुहर मार देंगे, ठीक है? अब आते हैं 28 नंबर में। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इज़ डिपेंड ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। भाई ये तो ठीक है कि हम लोग अभी तक फेडरल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन आखिर इसका एक्चुअल में कौन-सी बात पर निर्भर करता है कि हमारा फेडरल सिस्टम मतलब ये सक्सेस कर ही जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए एक सिस्टम ये कहता है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैसा है?
किसी भी देश का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैसा है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड करता है कि हमारा फेडरल सिस्टम काम करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए आप जो है ना क्वेश्चन अपने तरीके से बहुत सारा बना सकते हैं, बट मेन चीज़ जो चैप्टर में है, मेन चीज़ जो निकलने वाली है टॉपिक, वो मैंने आपको बताया है कि अब इसमें क्वेश्चन जैसे कि अब मैं कैसे बना सकता हूँ, तो सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म ऑन विच थिंग्स फेडरल सिस्टम्स डिपेंड, या फिर ऑन विच थिंग्स सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इज डिपेंड, आप ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर में है, 29 नंबर में है द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट मेजर टेस्ट, यानी कि अब कैसे चेक करेंगे कि भाई फेडरल सिस्टम हमारा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि विच इज द फर्स्ट या फिर विच इज द मेजर टेस्ट फॉर फेडरल सिस्टम, ठीक है। तो आप उसके लिए लिख सकते हैं कि फेडरल सिस्टम का सबसे मेजर टेस्ट जो होता है ना, वो होता है लिंग्विस्टिक स्टेट के आधार पर अलग अलग स्टेट का डिवाइडेशन करना। चूँकि जिस समय इंडिया आज़ाद हुआ तो उस समय तो बहुत सारे स्टेट्स नहीं थे जो अभी हैं, और आपको पता होगा कि पहले के जो पढ़े अगर होंगे चैप्टर को, तो पहले के लीडर्स लोग स्टेट्स को डिवाइड करने से डरते थे कि इससे देश का विखंडन हो जाएगा, यानी कि डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। बट उन्होंने जब एक बार इसको करके देखा तो लगा कि नहीं भाई, पहले तो जो मांगे ज़ोर शोर से हो रही थी डिसइंटीग्रेशन के लिए, यानी कि अलग करने के लिए स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पर, अब वो जग अगर कर दिया गया है तो वहाँ पर मसला शांत हो गया है। तो इससे डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ कंट्री, बल्कि यूनिटी और बढ़ गया, झगड़ा वो शांत कर दिए, ठीक है। चलिए इसमें से एक छोटा-सा मतलब कि बात और भी आ जाता है ऊपर में, यहाँ पर हम देख रहे हैं साइड में कि 1947 की बात आई है, तो ये क्वेश्चन भी बना सकता है, बच्चे नहीं ध्यान दें, हालाँकि ये तो सबको पता ही है। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, तो आप इसका आंसर जनरली एक ही लिख सकते हैं, और वो क्या है, 1947। 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा स्टेट, विच स्टेट्स वेयर डिवाइडेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, कौन सा स्टेट जो है कि आज़ादी के बाद में डिवाइड हुआ था। तो उसका आंसर हो जाएगा स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। ये अलग अलग मतलब कि समय में अलग अलग सब डिवाइड हुए हैं, अचानक से नहीं हुए हैं, लेकिन ये सभी स्टेट्स जो है ना किसी और स्टेट्स के साथ में अंडर में थे, पहले साथ में थे, बाद में डिवाइड। जैसे कि झारखंड जो था वो बिहार के साथ में था, जो कि 2000 में डिवाइड हुआ था, है ना। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन कर के तैयार हो जाता है, और ये आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम अगले पेज में चलें ज़रा, तो आ जाते हैं लैंग्वेज पॉलिसी में, ठीक है। अब क्वेश्चन है 32 नंबर, व्हाट इज़ द सेकंड टेस्ट ऑफ अ फेडरलिज्म। देखिए यहाँ से मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, अब आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ बुक जो है सामने आप देख रहे हैं, इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वो आपको आंसर यहाँ पर है, ठीक है। सेकंड टेस्ट क्या है, तो सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी, यानी कि लैंग्वेज पॉलिसी के आधार पर देखना कि अलग अलग तरह के लैंग्वेज को अगर हम ऑफिशियली बना देते हैं, रिकॉग्नाइज कर देते हैं, तब क्या हमारे देश का इंटीग्रेशन होता है या यूनिटी बढ़ता है। अगर डिसइंटीग्रेशन होता है तो इसका मतलब ये होता है, यानी विखंडन होता है, तो इसका मतलब कि फेडरल सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, और अगर यूनिटी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि हमारा फेडरल सिस्टम सही से काम कर रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वाज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज एट फर्स्ट। शुरू में सबसे पहले कौन सा लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था, तो इसका सिंपल सा जवाब हो जाएगा हिंदी। हिंदी लैंग्वेज वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है ना, सबसे एक वर्ड में इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंट ऑफ पीपुल स्पीक हिंदी लैंग्वेज इन इंडिया। कितना परसेंट लोग हिंदी इंडिया में बोलते हैं, तो सीधा सा इसका जवाब आपको आ गया यहाँ पर 40%। ये 40% दिया है बुक में, हम लोग 40% ही लिखेंगे, लेकिन अभी के समय में ये बढ़ करके हो गया है 44%, ठीक है। अगर आपके बुक में अगर दिया होगा 44%, तो आप 44% लिखेंगे, ठीक है ना। और देख लेंगे वो कब का सेंसस दिया हुआ है, डेट कब का है, वो उसके अनुसार से हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे 35 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेज।
कितने लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है? तो जहाँ पर मैंने यहाँ मार्किंग किया है बुक में, वो दे रहा है 21 लैंग्वेजेज। 21 लैंग्वेज सीधा इसका एक वर्ड में आंसर हो जाएगा कि 21 लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंग्लिश टू स्टॉप एज ऑफिशियल पर्पस इन इंडिया? इंग्लिश को कब रोकने का काम किया गया था ऑफिशियल पर्पस के लिए इंडिया में? ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ना एलाइट क्लास के लिए और माना जाता था कि ये अंग्रेज तो चले गए लेकिन उनका रह जाएगा हमारे पास में अगर छाप ये अंग्रेजी के रूप में, इसलिए इसको रोकने की बात की गई थी। तो ये किया गया था आपको 1965 में, ये यहाँ पर है। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। विच स्टेट हैड रिवोल्टेड फॉर देयर लैंग्वेज टू मेक शेड्यूल लैंग्वेज? कौन सा स्टेट है जो कि अपने लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी शेड्यूल लैंग्वेज बनाने के लिए वहाँ के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया था? तो ये आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिल यहाँ पर आपको मतलब जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है ना उसके नीचे आपको मिलेगा, जो 1965 आपको मैंने दिखाया उसके नीचे। तो तमिलनाडु के लोगों ने तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल यानी शेड्यूल लैंग्वेज बनाने के लिए विरोध किया था। ठीक है, कि उसको ज़रूर बनाया जाए, हिंदी ही क्यों रहेगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, विच टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट यूज देयर पावर एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट? कौन सा गवर्नमेंट, किस तरह के गवर्नमेंट जो है ना अपना पावर का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं किसी के ऊपर? ये आ गया आंसर यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट इसका आंसर हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट सुनने में क्वेश्चन जो है ना वो लगेगा कि आपको आंसर होना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट, बट आपको मैंने जहाँ पर भी ये ब्लू एंड रेड दिखाई दे रहा है मार्किंग बुक में, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज दैट देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स, यानी कि सीधा इसका आंसर हो जाएगा क्या, स्टेट गवर्नमेंट। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज कोalition गवर्नमेंट एंड व्हेन डिड इट स्टार्ट इन इंडिया? देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर कोई ध्यान जल्दी देगा नहीं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1990 के पहले जनरली एक ही पार्टी को पूरा फुल मेजोरिटी मिल जाता था और एक ही तरह की पार्टी जो है कि सरकार बना लेती थी, लेकिन उसके बाद में फिर ऐसा होने लगा ना, एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रहा था और दूसरी पार्टी के साथ में उसको गठबंधन करना पड़ता था, तो उसको हम लोग कोalition गवर्नमेंट कहते हैं और ये स्टार्ट हुआ था 1990 के बाद में। हु हैज़ मेड यूनियन गवर्नमेंट डिफ़िकल्ट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट? कौन जो है ना ऐसा काम कर दिया है कि अब यूनियन गवर्नमेंट जो है ना स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती है? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा कोर्ट। कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया है, ऐसा सिस्टम बना दिया है कि अब यूनियन गवर्नमेंट अगर चाहे ना कि किसी स्टेट गवर्नमेंट को मैं डिसमिस कर दूं, उसका पावर अपने हाथ में ले लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हाउ मैनी मेजर लैंग्वेजेज आर देयर इन इंडिया? 41 नंबर क्वेश्चन है, कितने टोटल मेजर लैंग्वेज है इंडिया में? तो इसका आंसर ये हो जाएगा 121। ठीक है, हम ऐसे तो बहुत सारे हैं, 1500 से ज़्यादा है, लेकिन उनको छोटे छोटे ग्रुप में बांट करके तब जा करके ये 121 बनाया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है, हाउ मच बिगर इज नहीं 42 नंबर, हाउ मच इंडियंस स्पीक इंग्लिश एज देयर मदर टंग? मदर टंग के रूप में इंग्लिश को कितने लोग इंडिया में बोलते हैं? तो मदर टंग के रूप में 0.2% लोग इंडिया में इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, 43 नंबर, हाउ मच बिगर इज रसिया? रसिया कितना बड़ा है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसलिए क्योंकि बड़ा छोटा होने के ऊपर ही देश का डिपेंड करता है कि वहाँ पर सेकेंड टायर तक ही गवर्नमेंट रहेगा या थर्ड टायर का भी बनेगा। तो यहाँ पर आंसर हो गया कि रसिया जो है ना अपने उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन है उस उतना भी नहीं है। ठीक है ना, फिर है 45 नंबर में 44 नंबर में, हाउ मच बिगर इज़ जर्मनी? तो उसी तरीके से जर्मनी कितना बड़ा है? तो महाराष्ट्र के आसपास है, महाराष्ट्र के जनसंख्या जितनी है ना उतना बड़ा है। ठीक है, विच गवर्नमेंट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट कौन होता है? तो पंचायती राज को कह सकते हैं और म्यूनसिपालिटी को कह सकते हैं। इसका ऐसे डेफिनेशन कुछ अलग हो जाता है, लेकिन आप सीधी सी बात तक पाएंगे थर्ड टायर, यहाँ पर थर्ड टायर दिया रहेगा ऑप्शन में तो आप थर्ड टायर को लगा देंगे। ठीक है ना, यहाँ थर्ड टायर दिया हुआ है आंसर में। ओके, चलिए
अब है 46 नंबर में व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि व्हेन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कट देयर पावर एंड गिव टू अनदर गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का आपको एग्जांपल पूछेगा तो आप पंचायती राज बता सकते हैं। व्हेन वाज अ मेजर स्टेप टेकन टूवर्ड्स लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के लिए इंडिया में कब मेजर टेस्ट लिया गया, समझे। तो उसके लिए आंसर हो जाता है यहाँ 1992 में, ठीक है। कब मतलब कि पंचायती राज को इफेक्टिव बनाने के लिए स्टेप लिया गया। 48 नंबर कहता है हाउ मच सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में औरतों के लिए कितनी सीट रिजर्व्ड हैं, तो ये है एटलीस्ट 1/3 तो सीट होना ही चाहिए रिजर्व्ड, ठीक है। उसके बाद में है 49 नंबर में व्हाट इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर लोकल गवर्नमेंट्स इलेक्शन। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराने के लिए जो संस्था है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कहते हैं। हु डज, नहीं, व्हाट इज कॉल्ड पंचायती राज। पंचायती राज किसे हम लोग कहते हैं, तो रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम लोग पंचायती राज के नाम से जानते हैं। फिर है हाउ मैनी टाइम्स ग्राम सभा शुड बी हेल्ड इन अ ईयर। एक साल में ग्राम सभा कितनी बार लगनी चाहिए। पंचायत का जो ग्राम सभा होता है कितनी बार लगना चाहिए, तो 2 से 3 बार। इस समय उनको बजट पेश करना पड़ता है, ठीक है। व्हाट इज पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। ब्लॉक और मंडल या पंचायत समिति क्या है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत, ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत को हम लोग कहते हैं, 5-6 को मिला करके बनता है ये, ठीक है। हाउ इज जिला परिषद चूजेन। तो अब जो है पहले दूसरे तरीके से होता था, लेकिन अभी जो है ये चूज होता है, डायरेक्ट चूज किया जाता है जिला परिषद को। इलेक्शन होता है इसका, अभी होने वाला है भाई। वेयर डज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्क। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ काम करता है, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टाउन्स में, बड़े शहरों में काम करता है, छोटे नहीं, बड़े शहरों में, ठीक है। हु इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड व्हाट इज इट कॉल्ड। तो चेयरपर्सन, म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एक ये वर्ड में हो जाएगा म्युनिसिपल चेयरपर्सन, एंड इट्स नेम इज कॉल्ड मेयर। और इस ऑफिसर का पद को हम लोग नाम को कहते हैं मेयर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जहाँ लिखा हुआ था मेरा 57 नंबर, वहाँ पर आ गया फिनिश्ड। इसका मतलब है कि चैप्टर हो गया फिनिश्ड। अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। अब आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने जैसे दूसरे फ्रेंड को शेयर कर देना है। और अगला अब ज्योग्राफी का हम बनाएंगे, चूँकि हिस्ट्री का बना चुके हैं, पावर शेयर का बना चुके हैं वीडियो, ऑब्जेक्टिव्स, फेडरलिज्म का हो गया। अब हम लोग चलेंगे ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, गुड बाय, आपका दिन शुभ रहे।